तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद एटू पर। आपके इतने सारे कमेंट और हमारी वीडियो को जो आप वॉच कर रहे हो और हमारी टीम को जो आप इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम से लगभग 30 दिन पहले यानी कि 1 महीने रह गया है। तो हमें लास्ट के 1 महीने में क्या क्या हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना चाहिए और क्या क्या हमें ज्यादा देखना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या चीज नहीं देखना चाहिए और किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में देखो आज मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। तो लिख रखा क्लास 12 इन 30 डे यानी क्लास के 30 दिनों में हमें क्या करना है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिख रखा यूपी बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री मास्टर प्लान। देखो यहाँ पर जो लिख रखा है ये वाली बात जो लिख रही है केमिस्ट्री मास्टर प्लान किसके लिए, फॉर 8 मार्च 2025 यानी कि 8 मार्च में जो आपका एग्जाम है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिख रखा है केमिस्ट्री मास्टर प्लान, इसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा सोची हुई बातें हैं जो कि हर बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते आता है। कैसा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता है, कौन सी अभिक्रिया आती है, कौन सा न्यूमेरिकल आता है, मैं आज सारी बातें इस क्लास में आपको बताऊंगा। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का ये तो आपको पता होगा, लेकिन हम क्वेश्चन का तरीका देखकर या चैप्टर का तरीका देखकर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होता है उसके द्वारा ही हम अगर प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। दूसरी बात, मैं हर एक चैप्टर को हर दिन सुबह मॉर्निंग, जैसे कि आज सुबह मॉर्निंग में मैं हर दिन आपके सामने सुबह मॉर्निंग 10 बजे आपके सामने एक नई क्लास लेकर आऊंगा और उस क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी बात बता कर जाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी बात, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ हमारी वीडियो को वॉच करें, हम सिर्फ कंटेंट जो बना रहे हैं, पूरी टीम जो मेरी कंटेंट बना रही है वो सिर्फ आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बना रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक नई क्लास के साथ। तो सबसे पहले देखो शुरुआत होती है केमिस्ट्री क्लास 12। सही है, ये तो आपको पता ही है कि केमिस्ट्री के अंदर 10 यूनिट होती है, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक। और 10 यूनिट कौन सी यूनिट क्या नंबर की होती है ये मैंने यहाँ पर सब लिख रखा है। जैसे कि चैप्टर नंबर अगर 1 की बात करें जिसको हम यूनिट नंबर 1 बोलेंगे, तो यूनिट नंबर 1 से जो आता है वो 7 नंबर का आता है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है सोल्यूशन उससे 7 नंबर का आएगा। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर बोल दो या यूनिट बोल दो बात एक ही है। इसी प्रकार यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 नंबर का आएगा। तो भाई मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ कि आपको ये वाला तो बहुत अच्छा पढ़ के जाना है, आपको चैप्टर नंबर 2 तो बहुत अच्छा पढ़ के जाना है। क्या नंबर का आ रहा है, देखो 9 नंबर का आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कल को आपके सामने ये सारी बात, कल को आपके सामने भी एक नई क्लास लेकर आऊंगा और उसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सारी बात बताऊंगा आपको कल क्लास के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखो। देखो तो देखो यहाँ पर लिख रखा है आपकी सारी बातें हैं। देखो केमिकल काइनेटिक्स बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में है। तो ये सारा यूनिट में हमने देखो यहाँ पर लिख रखा है, आप देखो इसको बात करो सीख कर देखो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होता है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। देखो चैप्टर यूनिट नंबर 1 हो गई विलयन, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें विलयन की मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज को पढ़ना है, सिर्फ इसको ही पढ़ना है। सिर्फ शुरू के जो टॉपिक स्टार्ट होता है मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज, इसको ही पढ़ना होता है। प्लस इसमें से ही न्यूमेरिकल आएगा, इसमें से ही न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये पढ़ कर जाना बहुत अच्छी तरीके से, सही है, इसको पढ़ कर जाना। उसी प्रकार विलेयता पर अगर हम बात करें, विलेयता 3 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ कर जाना बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आपको सिर्फ हेनरी का नियम पढ़ कर जाना है। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम पढ़ कर जाना आपको। तो हेनरी का नियम के पढ़ने के साथ साथ हेनरी के नियम के न्यूमेरिकल इतना नहीं देखा जाएगा, सिर्फ हेनरी का नियम और हेनरी के नियम के अनुरूप योग, बस इतना बात पढ़ कर जानी है आपको। आगे बात करेंगे राउल्ट का नियम। किसका नियम बात करेंगे, राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम पर और उसके अनुरूप योग। ठीक है, और दूसरी बात बताऊंगा कि राउल्ट के नियम के अनुसार जो आदर्श और अनादर्श विलयन होते हैं उसको पढ़ कर जाना। भाई 110% इस साल बोर्ड में आने के चांस है। पिछले प्रीवियस 4 ईयर से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आदर्श और अनादर्श विलयन, इस बार 110% चांस है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आने का। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपको राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ के जाओ। ठीक है, अभी जाकर देखो अपने नोट्स के अंदर और जाकर देखो, याद करो इसको। स्थिरांक विलयन मत पढ़ कर जाना, कोई जरूरी नहीं है, कोई मत पढ़ कर जाना। ठीक है, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में जो कि आगा बोर्ड में, ये वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड में आता है। क्या है टॉपिक, अणु संख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 110% कह रहा हूं, 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 वासुदाब का अपेक्षीय अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक का उन्नयन, नंबर 3 हिमांक का अवनमन और नंबर 4 पराशरण तथा पराशरण दाब। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक न एक प्रॉपर्टी बोर्ड में आती है, पूछता है हर साल। ये मेरा वादा है कि हर साल क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण और वासुदाब का अपेक्षीय अवनमन के ऊपर एक न एक न्यूमेरिकल 110% बूझेगा।
ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इस सबको पढ़ कर जाना है आपको, ठीक है। वास्तव का अपेक्षीय अवनमन न्यूमेरिकल पढ़ कर जाने हैं, क्वथनांक का उन्नयन न्यूमेरिकल करके जाने हैं इसके, हिमांक का अवनमन न्यूमेरिकल करके जाने हैं, और साथ में है पराशरण दाब और न्यूमेरिकल करके जाने हैं इसके। ये तो आते आता क्वेश्चन है। समपरासी, अल्पराशि, अतिपराशि, विलयन, व्युत्पन्न, पराशरण, इसको सिर्फ आपको देखना, ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है, ठीक है। ओनली आपको क्या करना है, इसको देखना है, ठीक है। अगले चैप्टर में बात करते हैं, यूनिट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 कितने नंबर में आ रही है भाई साहब? 9 नंबर में आ रही है। देखो यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे तो कितने नंबर में? 9 मार्क में आती है यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 9 में से क्या क्या आपको पढ़ना है, सिर्फ सिंपल सी बात आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं, देखो यूनिट नंबर 2 की, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं पढ़ के जाना है आपको, बिल्कुल नहीं पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं पढ़ के जाना है। सिर्फ ये कंडीशन होती है सेल को समझाने के लिए। सेल पढ़ के जाना है, और सेल के अंदर विद्युत रासायनिक सेल पढ़ के जाना है आपको, और विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ के जाना है। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर पढ़ के जाना है आपको 110%। ये मैं आपसे कह रहा हूं। अगली बात, विद्युत रासायनिक श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक टॉपिक को हिसाब से पढ़ के जाना है। इसी प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल, नैनो समीकरण आपको पढ़ के जानी है, और आंकिक पृष्ठन आपको पढ़ के जानी है। नैनो समीकरण पढ़ के जानी है आपको, साथ में आंकिक पृष्ठन पढ़ के जाने हैं। उसी प्रकार देखो गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक, गिब्स ऊर्जा पढ़ के जानी है, ओनली गिब्स ऊर्जा इसको तैयार करके जाना है। साथ में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो देखो आपको सिर्फ यहां पर कोलराउस का नियम तो पढ़ के जाना है आपको। कोलराउस का नियम प्लस 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 अगर हम बात करेंगे तुल्यांक की चालकता और मोला चालकता, यानी कि तुल्यांक की चालकता लैम्डा EQ तथा मोला चालकता लैम्डा M, सही है। ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है आपको, ये आता है बोर्ड में। तो इस चैप्टर से 5 बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेल, नैनो समीकरण, गिब्स ऊर्जा, तुल्यांक की चालकता, मोला चालकता और कोलराउस का नियम प्लस फैराडे का नियम भी इंपॉर्टेंट है। 5 बात हो गई। और छठी बात आपको ये पढ़ना है विद्युत रासायनिक श्रेणी, लक्षण तथा उसके अनुप्रयोग, ठीक है। चैप्टर नंबर अगली की बात करते हैं, सही है। रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स, सही है। क्या नंबर में आता है ये? 7 मार्क में आता है, 7 नंबर में है, बिल्कुल फ्री का नंबर है इसमें। सिर्फ एक ही बात पढ़ के जानी है, सही है। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि। और कोटि 2 प्रकार की सिलेबस के अंदर, शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रीतम कोटि का अभिक्रिया। शून्य कोटि का अभिक्रिया का समाकलित समीकरण और प्रीतम कोटि का अभिक्रिया का समाकलित समीकरण प्लस न्यूमेरिकल, इसको पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना है। प्लस अर्धायुकाल तो आपको पढ़ के ही जाना है, अर्धायुकाल, ठीक है। और ये आपको सिर्फ इसकी समीकरण दिक्कत जानी है, सकरणीय ऊर्जा और आरणीय समीकरण, सकरणीय ऊर्जा और आरणीय समीकरण, इसके सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिक्कत जानी है, बस एग्जाम्पल के साथ साथ इसके सिर्फ समीकरण दिक्कत जानी है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, सही है। चैप्टर स्टार्ट हो गया ये वाला भी। अगली बात करते हैं, देखो डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो डी ब्लॉक को 4 श्रेणी बांटा गया है, एक 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। आपको सिर्फ शुरू वाली दो श्रेणी है, 3D श्रेणी और 4D श्रेणी, सिर्फ वो ही पढ़ के जाना है भाई, कुछ पढ़ के मत जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ। और 3D 4D श्रेणी के भी देखो उसका नाम संक्रमण तत्व क्यों रखा गया है, सारी बात पढ़ के जानी है आपको। प्लस मैं इसमें एक एक्स्ट्रा बात आपको जोड़ूंगा कि 3D श्रेणी और 4D श्रेणी के इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ के जाने हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ के जानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। चुंबकीय गुण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, सिर्फ ये पढ़ के जाना है। अंतरकाशी यौगिक चलो छोड़ दो एक टाइम के लिए, मिश्र धातु का बनना ये भी छोड़ दो एक टाइम के लिए, लेकिन देखो ये तो आपको पढ़ के जाना है चारों बातें, ठीक है। और फिर संक्रमण जो तत्व हैं उनके दो कंपाउंड्स हमारे सिलेबस के अंदर, एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इन दोनों के पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों के आपको रासायनिक गुणधर्म पढ़ के जाने हैं, आपको सिर्फ रासायनिक गुणधर्म इन दोनों के पढ़ के जाने हैं। लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों का देखो, लैंथेनाइट जिसको हम 4F श्रेणी बोलते हैं, एक्टिनाइट जिसको हम 5F श्रेणी बोलते हैं, इनको आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ के जाने हैं, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ के जानी है इन चैप्टर की, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की प्लस प्लस प्लस। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आते आता है इस चैप्टर में से, जैसे कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल रहा हूं मैं। इसी प्रकार देखो ये लैंथेनाइट साकुचन का परिणाम, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसको आप देखो ही मत, सिर्फ समानता पूछता है, लेकिन आपको लैंथेनाइट एक्टिनाइट के अंदर ये 4 बातें पढ़ के जानी है, ठीक है। अगले चैप्टर पहुंचते हैं, चैप्टर नंबर देखो 6 पर पहुंचते हैं।
सॉरी चैप्टर नंबर 5 होते हैं उप सहसंयोजक यौगिक, जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, द्विक लवण और संकर लवण, आप अगर ए फ्री देख लोगे तो याद हो जाएगा, हल्का सा पढ़ के जाना है। ठीक है, लिगैंड, उभयतंतु लिगैंड, सही है, ये बात पढ़ के जाना है आपको। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा इस बार। लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, उभयतंतु लिगैंड किसे बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एमिडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, इसको पढ़ के जाना है आपको। और कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स है उसका EAN, EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी पहचानने के लिए यूज होता है, जिसकी खोज सिडविक ने की थी। इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना तो 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किलेट के गुण, लेकिन इसको चलो छोड़ो, लेकिन ये वाली बात तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नाम यानी कि IUPAC फार्मूला दे देगा आपको, सही है, मोलिकुलर फार्मूला दे देगा, उससे IUPAC नाम पूछेगा, या फिर आपको IUPAC नाम दे देगा, उससे मोलिकुलर फार्मूला पूछेगा। इस पे मैंने 1 घंटे की कम से कम वीडियो बना रखी है, प्रीवियस में जाकर देखो पूरी। अगर आपने 1 घंटे की वीडियो पढ़ ली, कभी जिंदगी में IUPAC नाम ना भूलोगे, ये मेरा वादा है। और 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC नाम आना है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट है। इसको तो ऐसा मान लो कि 2025 में क्वेश्चन ये आ गया, क्या नंबर में आएगा भाई साहब, 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, पढ़ के जाना आपको। आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं समावयवता। तो समावयवता हमारे 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है संरचनात्मक और एक होती है त्रिविमीय। सही है, संरचनात्मक जो होती है वो 6 प्रकार की होती है, त्रिविमीय जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। इसको भी भाई आप 2025 के लिए पढ़ के जाओ, इसको भी आप 2025 के लिए पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, बार्नर का सिद्धांत किसी भी कम से कम प्रीवियस 4 साल से आ नहीं रहा है, इस साल आने के चांस है, तो आप बार्नर का सिद्धांत पढ़ के जाना है। ठीक है, प्लस CFT को छोड़ दो मैं कह रहा हूं, लेकिन इसके मेरे कहना मानो तो आप जो है ना BBT को पढ़ के जाओ, BBT से क्वेश्चन बनेगा, तो 4 जगह से क्वेश्चन बनेगा, IUPAC से, आइसोमेरिज्म से, ठीक है, बार्नर का सिद्धांत और BBT से, और सिर्फ ये वाली बात तो आपको देख कर जाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट नंबर 6 पर पहुंचते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन से क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको बताऊंगा। देखो, जब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपसे ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ो तो उसका नाम पढ़ना जानो कि नाम कैसे पढ़ा जाता है। आपको नाम जरूर पढ़ना है उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी कि एक तो होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नाम। तो भाई ये तो तुमसे आना चाहिए, इसके अलावा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। तो IUPAC नाम तो हर किसी चैप्टर का पढ़ के जाएंगे, यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर किसी का IUPAC नाम पढ़ के जाएंगे। प्लस क्या करना हमें इस चैप्टर में से हमें पढ़ना क्या है, हेलो एल्केन का SN1 और SN2 अभिक्रिया। नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अणु अभिक्रिया और 2 अणु अभिक्रिया, यानी कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। बहुत अच्छा कर पढ़ाया है मैंने, और अब आज भी 2-4 दिन बाद आपको पढ़ाऊंगा भी इस वाली बात को मैं, तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, बिल्कुल 0 डिग्री से। उसके बाद विलोपन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे विलोपन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। भाई बोर्ड में हर साल आती है ये बोर्ड में हर साल आती है क्वेश्चन, विलोपन अभिक्रिया क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, इस साल भी आने का पूरा चांस है। अब चेन रिडक्शन की बात करेंगे, रिडक्शन भी आता है, किसी न किसी का रिडक्शन तो आने आना है। फिर धातुओं से अभिक्रिया टिप्पणी के रूप में आएगी, जिसको हम नेमेन रिएक्शन बोलेंगे। नेमेन रिएक्शन तो ये आती है, और नेमेन रिएक्शन देखो, एक तो हो गई हमारे पास विलोपन अभिक्रिया, ये भी नेमेन रिएक्शन है, एक हो गई SN1 SN2 अभिक्रिया, ये भी नेमेन रिएक्शन है। ऐसे ही हमारे पास बुटज अभिक्रिया, बुटज फिक्टिन अभिक्रिया, ग्रेनाड अभिक्रम, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया, ये सब नेमेन रिएक्शन है। और नेमेन रिएक्शन इन 5 में से एक नेमेन रिएक्शन बोर्ड में देता है, ये मेरा वादा है। अगर ना आवे तो पढ़ाना खत्म है, देखो पढ़ाऊंगा नहीं वैसा, अगर नहीं आवे तो क्वेश्चन, तो ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। दूसरी बात, एथिल ब्रोमाइड की बनाने की विधि, रासायनिक गुण में उपयोग, ठीक है, याद करके जाना है। लेकिन मैं कहूँ आपको ये वाला टॉपिक आप बहुत देखो हेलो एरिन की बात करेंगे। एरिन बेंजीन के साथ अगर X ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हेलो एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेलो एरिन। और हेलो एरिन के अंदर आपको मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे कि आपको हेलो एरिन के अंदर आपको सैडमार अभिक्रिया और गाटामान अभिक्रिया पढ़ के जाने हैं। सैडमार अभिक्रिया और गाटामान अभिक्रिया आपको 110% पढ़ के जाने हैं, या आप बिल्कुल दिमाग में लगा लो। सैडमार और गाटामान में से एक ना क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो याद करना है सैडमार अभिक्रिया और कौन सी बताओ, गाटामान अभिक्रिया। और देखो यहां पर लिख रखा है गुणधर्म इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के, फ्लोरोबेंजीन के, ब्रोमोबेंजीन के, आयोडोबेंजीन के, फिनोल के
और बेंजेल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एनिलीन, सबका एक ही टॉपिक नाम होता है। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 हेलोजनीकरण, नंबर 2 सल्फोनीकरण, नंबर 3 नाइट्रीकरण, नंबर 4 फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया और नंबर 5 एसिडीकरण अभिक्रिया। ये आती है बोर्ड में कई फेरी। अगर ये बात अगर बोर्ड में ना हो तो पढ़ाना बेकार है, केमिस्ट्री को पढ़ाना बेकार है, केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक न एक इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोर्ड में आनी है, चाहे फिनोल से आ जावे, चाहे बेंजेल्डिहाइड से आ जावे, चाहे बेंजोइक अम्ल से आ जावे, एनिलीन से आ जावे, या ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, किसी से भी से आ जावे। एक न एक इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएंगी। और इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो ऑर्थो पैरा वाली होती है, ऑर्थो पैरा वाली या फिर मेटा वाली। सही है, ये वाली पोजीशन होती है कि ऑर्थो पर जाकर लगेगा या पैरा पर जाकर लगेगा या फिर मेटा पर जाकर लगेगा। सबकी कंडीशन अपनी अपनी अलग होती हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। मैंने आपसे 3-4 फेरी कह दी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये क्वेश्चन पढ़ कर जाइए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है भाई, सही है। बिल्कुल आंखें खोल लो कि हाँ केमिस्ट्री के अंदर ये तो पढ़कर जाना है कि इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सही है, कितने प्रकार की होती है। देखो नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, ठीक है, सल्फोनीकरण, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया, और देखो ये और पढ़कर जाइए इस चैप्टर के अंदर डीडीटी का निर्माण। डीडीटी का निर्माण आता है क्वेश्चन, ठीक है। पहुंचते हैं अगले यूनिट पर, इस यूनिट से आपको ये पढ़कर जाना है, ठीक है। अगले यूनिट पर पहुंचते हैं। देखो यूनिट नंबर 7 की बात करेंगे। एल्कोहल, फिनोल और ईथर, एल्कोहल और फिनोल और ईथर, सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या क्या चीज आता है इसमें से। नामकरण की बात करेंगे। नामकरण मैंने आपको बता दिया है, नामकरण और आइसोमेरिज्म तो पढ़कर जाना है आपको। बनाने की विधि की बात करेंगे तो बनाने की विधि के अंदर सिर्फ आपको बनाने की विधि के अंदर आपको सिर्फ एक ही बात पढ़कर जाना है मेरे दोस्त, सही है, जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गिरकनाट अभिकर्मक से 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को ग्रेनाड अभिकर्मक से बूझता है। 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है ग्रेनाड अभिकर्मक। 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर, सही है, एसिटाल्डिहाइड से भी करेगा ग्रेनाड। और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर की रिएक्शन करेगा एसीटोन से ग्रेनाड। जब जाके हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 बनता क्वेश्चन बनेगा। पहचान भी अगर करनी है ना आपको कि अंतर बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर बताना, तो भी आपको एक काम करना है कि आपको जो है ना ग्रेनाड अभिकर्मक से अभिक्रिया जरूर करनी है। और नियमित रिएक्शन है बोर्ड में आती है, ठीक है। साथ में एस्टर के जल अपघटन से चलो लेकिन ये पढ़ के जाना। देखो एल्कोहल के बनाने की विधि में ये पढ़ के जाना है। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एसिडिलीकरण पढ़ के जाओ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया पढ़ के जानी है। हैलोजन अम्लों से व्युत्पन्न पढ़ के जाना है। अपचयन पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है? अपचयन पढ़ के जाना है। और निर्जलीकरण भी पढ़ के जाना है। निर्जलीकरण भी पढ़ के जाना है। ऑक्सीकरण भी आप पढ़ के जाओ। उत्प्रेरणीय विहाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण, सही है। कैटालिस विहाइड्रोजनीकरण मतलब होता है विहाइड्रोजनेशन। कैटालिस विहाइड्रोजनेशन पढ़ के जाओ, आता है, जिसमें कॉपर की अभिक्रिया 573 केल्विन पर करते हैं, पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। पावर एल्कोहल बोर्ड में आया था, सही है। परिशुद्ध एल्कोहल बोर्ड में आया था। मेथनॉल और एथेनॉल में अंतर कर सकते हो, मेथनॉल और एथेनॉल में अंतर, ठीक है। प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहल की पहचान, मोस्ट आईएमपी है। प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं? लुकास परीक्षण से, विक्टर मेयर विधि के द्वारा, और किससे करते हैं? ऑक्सीकरण के द्वारा और बीटा विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, और किसके द्वारा? एल्कोहल ग्रेनाड अभिकर्मक के द्वारा अंतर बता देते हैं हम। बहुत हल्का क्वेश्चन है, हम ये पढ़कर जाएंगे तो ये खुद तैयार हो जाता है, ठीक है। एल्कोहल की बात करेंगे, देखो किसकी बात करेंगे? फिनोल की। तो फिनोल का ब्रेंचन क्यूमीन से, किससे? क्यूमीन से, और औद्योगिक प्रक्रम के द्वारा पढ़ के जाना है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करेंगे देखो तो बेंजोनिक सल्फोनिक अम्ल से, ग्रेनाड अभिकर्मक सैलिसिलिक अम्ल से, देखो सैलिसिलिक अम्ल से बनना है ये। और फिनोल के अम्लीय प्रकृति पढ़ के जाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा फिनोल की अम्लीय प्रकृति से। अनुनाद विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। चलो छोड़ो, आगे बात करते हैं। देखो बेंजीन बलिप अभिक्रिया जैसे नाइट्रीकरण, देखो नाइट्रीकरण जिसमें पिक्रिक एसिड बनता है, टीएनटी बनता है। नाइट्रीकरण ब्रोमनीकरण, सही है। सल्फोनीकरण भी पढ़ के जाना है आपको इसमें। हेलोजनीकरण 3 प्रकार का होता है, क्लोरीकरण, ब्रोमीकरण और बताओ आयोडीकरण पढ़ के जाना है। फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ के जानी है। रायमन टीमन अभिक्रिया, भाई ये तो आइए देखो, रायमन टीमन अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऊपर जो मैंने बोल दिया आपको नाइट्रीकरण, तनु फॉर्म में भी नाइट्रीकरण करना है फिनोल का,
और सांद्र फॉर्म में भी नाइट्रीकरण करना है, नाइट्रीकरण करना है फिनोल का, सल्फोनीकरण करना है, हेलोजनीकरण करना है, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया करना है। 6 फ्री मैंने पीछे बता दिया है पिछली वाले यूनिट में। अब भी तुमसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़कर जानी होती है हर किसी की। साथ में रायमंड अभिक्रिया पढ़कर जाना है, सब नेमेंद्र रिएक्शन है, सारे नेमेंद्र रिएक्शन है। साथ में कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, जब आप रायमंड टीबन अभिक्रिया पढ़ लोगे तो कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया पढ़ने में बड़ी बात नहीं है। रायमंड टीबन अभिक्रिया के अंदर फिर अभिक्रिया होती है क्लोरोफॉर्म से, सही है, क्लोरोफॉर्म, और इसमें कोल्बे अभिक्रिया में होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड से, ऐसा होता है वो ज्यादा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से। रायमंड टीबन अभिक्रिया के अंदर क्लोरोफॉर्म से होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी होती है, सही है। लेकिन कोल्बे अभिक्रिया के अंदर फिनोल की अभिक्रिया किससे करेंगे, बस कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ऑक्सीकरण करना है, थैलिन अभिक्रिया पढ़ के जाना है, थैलिन अभिक्रिया पढ़ के जाना है, और हाइड्रोजनीकरण पढ़ के जाना है, साथ में फिनोल के उपयोग, सही है। ईथर से अगर बात करेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग रहती है सर ईथर से क्या आगा बोर्ड में, कई फिर बच्चों ने मिस हो जाएगा सर ईथर से, ईथर बहुत दिक्कत करता है, ईथर से क्या क्या आता है बोर्ड में, तो सीधी सी बात बताऊंगा, ईथर से जो है ना खाली ये बात पढ़ के चले जाना आप, बिल्कुल ओनली एक ही बात पढ़ के चले जाना, इतना बड़ा टॉपिक है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ एक ही बात पढ़ के जाना है, कौन सी अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, एक ही बात पढ़ के जाना सिर्फ आपको, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो हाँ अपचयन निर्जलीकरण तो पढ़ के जानी है आपको, बेंज बल्ले पर अभिक्रिया। देखो यूनिट नंबर हम 8 पर बात करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है। तो जिस बच्चे ने अल्कोहल फिनोल पढ़ लिया है वो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहूंगा, देखो इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के समान रासायनिक गुण होते हैं, दोनों की समान विधि होती है बनाने की, समान रासायनिक गुण होते हैं, समान भौतिक गुण होते हैं, समान उपयोग होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, इसलिए इन दोनों को एक ग्रुप में रखा गया। तीसरी बात ये बताऊंगा कि इसमें 5 बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम क्या हुआ कि देखो मैं कहूँगा आपसे कि देखो ये तो मैंने बता दिया आपको, ग्रेनाडा भी करवाऊंगा तो पीछे बता दिया, लेकिन इस चैप्टर में बात करूंगा तो एल्किनो के ओजोनीकरण से, ये इंपॉर्टेंट है, एल्किनो के ओजोनीकरण से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो स्टीफन अभिक्रिया, भाई स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया तो आपको देखो 110% मैं कह रहा हूँ भैया, रिक्वेस्ट आप लोगों से कि स्टीफन अभिक्रिया आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है, स्टीफन अभिक्रिया आपको पढ़ कर जाना है। दूसरी बात, एल्डिहाइड तक कीटोन के गुणधर्म से अपचयन, लाल फास्फोरस, हाँ भैया अपचयन सब पढ़ के जाना है, सारे अपचयन पढ़ के जाने हैं, लाल फास्फोरस HI के साथ, हाइड्रोजनीकरण, कैलिमिनेशन अपचयन, वोल्फ किचनर अपचयन, फेलिंग विलियन और टॉलरेंट अभिकर्मक। ले मैं इस वाली बात को बोल रहा हूँ तुमसे, लो इस वाली बात को बोल रहा हूँ, लो इस साल बोर्ड में क्वेश्चन ये आ गया, चलो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से इस साल बोर्ड में क्वेश्चन ये आ गया, लो फेलिंग विलियन, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया इस साल, जाओ कैसी करियो, कितने में पढ़ियो, कुछ भी करियो, टॉलरेंट अभिकर्मक और फेलिंग विलियन बोर्ड में आगा, मैं कह रहा हूँ आपसे कैसी करियो इस चीज का, ठीक है। कैनोजार अभिक्रिया, कैनोजारो अभिक्रिया और क्रॉस कैनोजारो, सिर्फ ये पढ़ना है कैनोजारो अभिक्रिया, आगा बोर्ड में ना आवे, बोर्ड में तो पढ़ाना बेकार है, कैनोजारो अभिक्रिया हर साल बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखो कैनोजारो अभिक्रिया और क्रॉस कैनोजारो, साथ में एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर देखो स्टारिन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, भैया ये तो देखो इटार्ड अभिक्रिया, ये भी पढ़ कर जाना आपको, इटार्ड अभिक्रिया। साथ में ओजोनीकरण, गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतने इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि भाई साहब नेमेंद्र रिएक्शन कम से कम 15 नंबर की आती है, बात समझ में गया आप लोगों के, नेमेंद्र रिएक्शन कम से कम 15 नंबर की आती है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नेमेंद्र रिएक्शन को आप पढ़ के जाओ, और हर किसी चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेमेंद्र रिएक्शन का हर एक शॉर्ट नोट बनाओ, ऊपर लिखो नेमेंद्र रिएक्शन और खाली समीकरण लिखो नेमेंद्र रिएक्शन की, बनाने उसका तरीका खुद बनाना सीखो। लास्ट टाइम पे ये होता है 25 नेमेंद्र रिएक्शन आप 5 घंटे में 5 घंटे में तैयार कर सकते हो, कैसे 25 नेमेंद्र रिएक्शन आप 5 घंटे में तैयार करोगे, ओनली कम से कम 10 से 12 नेमेंद्र रिएक्शन आती हैं, और उसमें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं भैया कि आपको सिर्फ नेमेंद्र रिएक्शन का नाम लिखना ऊपर और उसकी समीकरण उतारनी है। समीकरण अगर आपने उतार ली नेमेंद्र रिएक्शन की तो उससे ही आप लैंग्वेज बनाओ और उससे ही आप समीकरण तैयार करो। तो एक खड़े पेज पर 2 खड़े पेज पर सारे नेमेंद्र रिएक्शन उतार दो, याद करे जाओ, याद करे जाओ क्या होता है स्टीफन, क्या होता है रायमंड टीबन, क्या होता है कोल्बे, हेलोजनीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है, सैडमायर अभिक्रिया क्या होती है, बुटज अभिक्रिया क्या होती है, बुटज फिक्टिन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन क्या होता है, सारी बातें टॉलरेंट अभिकर्मक, सारी बातें पढ़ के चले जाओ। 25 नेमेंद्र रिएक्शन पर तैयार कर लो। बोर्ड में अगर ना आवे ना नेमेंद्र रिएक्शन, अगर 15 नंबर की नेमेंद्र रिएक्शन ना आवे ना तो कमेंट करके मुझे कर दी, कह दियो कि सर आप पढ़ाना बंद कर दो, मैं यूट्यूब पर पढ़ाना बंद कर दूंगा। कम से कम 15 नेमेंद्र रिएक्शन आती है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इस वीडियो के अंदर कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि ये चैप्टर ज़्यादा आता है, ये चैप्टर ज़्यादा आते हैं और नियम निर्देशन तो आने, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब इन्हें सब चीज़ों पढ़ कर जाओ। सही है। आगे देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर आप सिर्फ ना कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामर्थ्य पढ़ के जाना है, अम्लीय सामर्थ्य पढ़ के जाना है, और उसके कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन आपने जब एल्कोहल पढ़ लोगे, फिनोल पढ़ लोगे, तो कार्बोक्सिलिक पढ़ने में बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में से, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से जो आगा वो उसके इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ सकती है, जो कि मेटा पर जाकर अटैच होता है। ठीक है, अगले चैप्टर में पहुंचते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसको हम बोलते हैं एमीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमीन, जो कि होता है NH2। क्या होता है? एमीन। और एमीन में से सिर्फ 5 बातें पढ़ के जानी है। ले, इतना अच्छा चैप्टर है और इतना बड़ा चैप्टर है, और आपको जो है क्या नंबर में दे रहा है, ये दे रहे हैं आपको 6 नंबर में, 6 नंबर में चैप्टर दे रहा है, 6 मार्क में, 6 नंबर में चैप्टर रहेगा, बिल्कुल फ्री का चैप्टर है। 5 नियम निर्देशन याद करनी है चैप्टर में से, लिख रही है देखो बोर्ड के ऊपर। एक तो हाफमान अमोनिया अपघटन अभिक्रिया, हाफमान अमोनिया अपघटन अभिक्रिया, देख गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, बिल्कुल तैयार करके जाओ। इतनी सी बात तैयार कर लो, चैप्टर 6 नंबर बिल्कुल फ्री के दे देगा भाई। तेरे हाथ में है तेरा रिजल्ट, तेरे हाथ में तेरा रिजल्ट है, तूने 2 साल में करा क्या है ये तेरे हाथ में है। लास्ट टाइम पे हम जैसे यूट्यूबर, जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, हम सब लोग तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लास्ट टाइम पर आकर कि भाई नेमद रिएक्शन पढ़ कर जाना है आप लोगों को। और एमीन के अंदर, एमीन के अंदर आपको हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़नी है, आपको सिमिट अभिक्रिया पढ़नी है, और आपको कार्बिल अमीन अभिक्रिया पढ़नी है। ये आपको पढ़ के जाना है बोर्ड में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है चैप्टर नंबर अमीन में से। अब आप एमीन चैप्टर अगर ओपन करोगे ना तो बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि 5 बातें पढ़कर चले दीजिए, एमीन में से 6 नंबर आपके हो जाएंगे। वो 5 बातें क्या क्या है? वो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, वो सिमिट अभिक्रिया है, वो कार्बिल अमीन अभिक्रिया है, और वो हाफमान मस्टर्ड अभिक्रिया है, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, और गाटरमन अभिक्रिया, और युग्मन अभिक्रिया। भाई ले 1 2 3 4 5 6 अभिक्रिया, और गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया 6 भी 7 हो गई, लेकिन तुम 6 पढ़ के जाओ, ओनली 6 पढ़ के चले जाओगे ना तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। 6 में से 3 आएंगी भाई साहब नेमद रिएक्शन, चाहे ट्रिपली आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। ठीक है, पहुंचते हैं अगले चैप्टर पे। ठीक है, देखो यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है जेबड़ो, बायोमोलिक्यूल। सही है, 4 बातें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को कई भागों में बांटा गया है। भाई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, लेकिन सिलेबस की बात क्या है वो बता रहे हैं आपसे। सिंपल सी बात है, देखो कार्बोहाइड्रेट से एक ही बात आ गई आपको, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड 10 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं एल्डोज, 5 होते हैं कीटोज, और उसमें 5 में से कुछ नहीं दे रखा, 10 में से सिर्फ एक ही बात दे रखा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज के बनाने की विधि, ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंतर, ग्लूकोज फ्रक्टोज के रासायनिक गुण दोनों के सेम होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज के क्या बोलते हैं भौतिक गुण, और ग्लूकोज फ्रक्टोज के क्या उपयोग, बस सिर्फ ये पूछता है और कुछ नहीं। ग्लूकोज फ्रक्टोज की क्या बोलते हैं संरचना बोलता है, हॉबर संरचना और फिशर संरचना, ये पूछता है आपको बोर्ड में। तो देखो ग्लूकोज फ्रक्टोज ही पूछेगा, डाइसैकेराइड से सुक्रोज पूछेगा, माल्टोज और पॉलीसैकेराइड में होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन आदि। और देखो यहाँ लिख रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बात देखो मोस्ट इंपोर्टेंट याद करके चले जाइए भाई, ग्लूकोज फ्रक्टोज की फिशर और हावर्थ संरचना। ठीक है, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोटीन। और प्रोटीन में देखो क्या इंपॉर्टेंट है, देखो प्रोटीन में बताऊं तो मैं देखो प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे ना, प्रोटीन की एक ही बात पढ़ के जाना है प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना, और प्रोटीन का वित्तीकरण, प्रोटीन का वित्तीकरण, बात खत्म, इतनी बात पढ़ के जाना है। लो सही है, प्रोटीन का वित्तीकरण, पेप्टाइड अबंध और पॉलीपेप्टाइड अबंध, ये पढ़ के जाना है। सही है, विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन तथा विटामिन का वर्गीकरण। सही है, विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है वाटर सोल्युबल और एक होता है वाटर नॉन सोल्युबल, ये आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, और लास्ट में आपका है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर पढ़ के जाना है, बोर्ड में आते आता है। सही है, डीएनए आरएनए का रासायनिक संगठन, डीएनए और आरएनए कौन से केमिकल फार्मूले के द्वारा बना होता है, ये आपको पढ़ के जाना है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, साथ में देखो लास्ट में डीएनए का बार्टसन और क्रिक मॉडल। ठीक है, उसके बाद सिर्फ यही सिलेबस है, इसके बाद कुछ नहीं आता भाई, जो मैंने बता दिया है आपको बोर्ड में आना है।
तो आप इस लेवल पर तैयारी करो और मैं आपके साथ हूँ। पर डे आपके सामने क्लास आएगी रोज सुबह मॉर्निंग 10 बजे